हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा उस पर हम यूपी पीसीएस 2018 का जो मेंस हुआ है उसके सॉल्यूशन को हिंदी में डिस्कशन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये आज का जो लेक्चर होगा वो जीएस पेपर 1 का पार्ट 4 होगा, जिसमें हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक का डिस्कशन करेंगे। इसके पूर्व जो प्रश्न 1 से लेकर 7 तक के डिस्कशन है वो आप जो हमारी प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं और इसे आप जरूर देखें आगे के डिस्कशन को समझने से पहले। तो सबसे पहले ये जो जान लें कि ये जो लेक्चर है इसका जो 2019 में यूपी पीसीएस परीक्षा होने वाली है इसके लिए बहुत ही महत्व है। क्यों? क्योंकि पहली बार यूपी पीसीएस ने 2018 में मेंस पेपर को शुरू किया है और मेंस में आप सब्जेक्टिव पेपर पहली बार कह सकते हैं कि शुरू की गई है। तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि इसी तरह का मिलता जुलता पेपर सेम टू सेम 2019 में भी आए और हो सकता है कि कई प्रश्न आपके सीधे सीधे से रिपीट आ जाएं। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे सीखने का प्रयास करें, इससे प्रैक्टिस करें और समझने का प्रयास करें। तो देखिए, जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है हर वीडियो की शुरुआत में कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया ये दोनों काम अवश्य करें और जल्दी से जल्दी करें ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से आपको नए नए कंटेंट, नए नए तरीके के कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट हूँ और इसके अलावा 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है यूपीएससी, उसमें इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए, जीएस पेपर 1 का जो पार्ट 1 था उसमें 125 शब्दों में आंसर राइटिंग करनी थी और इसमें जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थी, जो उसके समाधान थे, इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं मैं। और आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो नंबर 1 होगा उसमें देखेंगे, उसमें मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कशन कर चुका हूं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या सोल्यूशन है इसके, कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 6 तक ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं पार्ट 3 तक में। आज हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 यानी ये जो 4 क्वेश्चन है इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसकी चर्चा करेंगे। इसका जो पीडीएफ है, ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव पे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सर्च करें यूपीएससी हिंदी विद गौरव और आपको एक चैनल दिखेगा और उस चैनल को आप ज्वाइन करें, उसमें आपको पीडीएफ ये अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। ठीक है, देखिए आपको सीधे क्या करना है, विवरण देना है। ठीक है, आपको एक विवरण देना है किस चीज का, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का। अब देखिए, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे आपके समक्ष ये चुनौती आएगी। जनरली मान लीजिए आपकी तैयारी अगर मेरे लेवल पे है, जैसे मेरी एक समस्या ये होती है कि जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने अपने जो लॉजिक हैं उसके हिसाब से इस प्रश्न को क्रैक किया और उसके बाद जो कुछ सोर्सेज मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया था कि आप घटना चक्र को देखें और इसके जो रिलेटेड जानकारी है वहाँ से प्राप्त करें, उस सोर्सेज का यूज किया तो मैंने देखा लगभग आंसर सेम है। 1-2 पॉइंट स्पेसिफिक जो छूट रहे थे वो उससे नोट कर लिया और आंसर हो गया। अब आती है बात, ये प्रश्न सोचेंगे कैसे। प्रश्न आया तो आप क्या तरीका लगाएंगे इसको सोचने का। क्यों? क्योंकि आज तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में खनिजों का विवरण पूछा है, हो सकता है अगले इस साल पेपर में पूछ दे बुंदेलखंड में खनिजों का विवरण। ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट पूछ दे। हो सकता है अगली बार पूछ दे तराई के मैदान में खनिजों का विवरण। अब आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न में आप कितना रटेंगे, क्या क्या समझेंगे, कितने तरीके से याद करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों के सोचने का हम तरीका फिट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हर तरीके के जो प्रश्न आएंगे इस प्रकार के, चाहे उत्तर प्रदेश या फिर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी में अगर कोई स्पेसिफिक और रीजन दे देता है, बोल देता है कि कर्नाटक का, या फिर मान लीजिए यूपीएससी में ही दे देता है वेस्टर्न घाट पे कौन कौन से खनिज मिलते हैं, ऐसी चीजों को टैकल कैसे करते हैं तो उसको देखिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, उत्तर प्रदेश को ड्रॉ कर लीजिए। अब उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए, उत्तर प्रदेश क्या क्या है, वाकई में उत्तर प्रदेश की भौतिक विशेषताएं क्या है। और देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे उत्तरों में आपसे बोला है केवल खनिजों का विवरण देना है, यही बात कही है। यानी आपको बेसिकली क्या बताना था, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं कोयला कहां पाया जाता है, ठीक है, लोहा कहां पाया जाता है, यही सब आपको बता देना था। आप अगर ये सोच रहे हैं तो आप थोड़े से गलत हैं। आपको केवल यही नहीं बताना है कि लोहा यहाँ पे पाया जाता है, कोयला यहाँ पे पाया जाता है, यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है, जो भी है अभी हम देखेंगे। इस बात को आपको समझना है, आपका जो उत्तर होगा वो लॉजिक के साथ होगा। लॉजिक मतलब यहां पर क्यों पाया जाता है, लोहा एक स्पेसिफिक क्षेत्र में क्यों पाया जाता है, या फिर जो कोयला है वो स्पेसिफिक क्षेत्र में क्यों पाया जाता है। आपको इस बात को समझना होगा और लॉजिक के अनुसार डिस्कशन करना होगा। तो इस बात को आप अवश्य समझिएगा। अब देखिए, अब सोचते हैं, एक बार सोचने का तरीका करते हैं। तो जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ है,
उत्तर प्रदेश यहाँ पे शिवालिक रेंज है, यहाँ पे पहाड़ियाँ शिवालिक रेंज है। यहाँ पे जस्ट आ जाएगा तराई क्षेत्र, भाबर तराई क्षेत्र, यह आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा पार्ट एक बुंदेलखंड होगा उत्तर प्रदेश का, अगर हम भौतिक विशेषताओं की बात करें। और तीसरा पार्ट जो कि आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, छोटा नागपुर पठार, झारखंड के जो बेल्ट से लगा हुआ है, ये पार्ट होगा उत्तर प्रदेश के। तो हम 3 पार्ट के बारे में अभी सोच सकते हैं, या फिर आप 2 पार्ट के बारे में सोचें, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अब आप देखेंगे उत्तरी भाग में अगर ये जो तराई क्षेत्र है, तो जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तराई क्षेत्र बना कैसे है, ये बना है जलोढ़ निक्षेपों से। ठीक है, ये बना है किससे, जलोढ़ निक्षेपों से, जो हिमालयी नदियाँ लेके आई हैं अपने साथ, उससे ये निर्मित हुआ है। चाहे गंगा, यमुना, आप काली, जितने नाम याद हैं, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी नदियों के जो निक्षेप होते हैं, जो पर्वत काट काट के जो अवसाद लाई है, उससे ये बना है। अब यहाँ पर अवसाद है तो यार क्या बताइए, यहाँ पर कोई खनिज होगा, लोहा, कोयला, ऐसा कुछ खनिज यहाँ पे प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि लोहा, कोयला जो ये खनिज होते हैं, ये विवर्तनिक प्रक्रियाओं से बने होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि लोहा क्या होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बेसिकली दुर्बलता मंडल से जो मैग्मा आता है, उस मैग्मा से लोहा प्राप्त होता है, उस मैग्मा से लौह खनिज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या आपको कोई खनिज मिलेगा इस प्रकार का? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये तराई क्षेत्र, यहाँ पर केवल आपको रेत मिलेगी। अब रही बात, रेत भी एक गौण खनिज है, तो आप तराई क्षेत्र में लिख दीजिए रेत मिल रही है। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पे। दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा है, जो कि हम कह सकते हैं आप, ये जो मिर्जापुर सोनभद्र का हिस्सा है, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, इनसे टच करता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से टच करता है, आप इसको समझ लीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए आपको पता होगा छोटा नागपुर पठार भारत का सबसे विशाल खनिज संपदा युक्त क्षेत्र माना जाता है। ये जो क्षेत्र होगा, अब जो उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र होगा, चाहे सोनभद्र हुआ या फिर मिर्जापुर हुआ, ठीक है, मिर्जापुर आपने एपिसोड देखे होंगे मुझे उम्मीद है अमेजन प्राइम पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है, खनिज बेल्ट से लगा हुआ है, तो यहाँ पे खनिज प्राप्त होंगे और यहाँ पे आपको लगभग सारे खनिज प्राप्त होंगे। कौन कौन से खनिज अभी हम देखते हैं। यहाँ पे आपको लोहा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बॉक्साइट एस्क मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डोलामाइट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यूरेनियम मिल जाएगा, यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अभी हम और डिटेल में इसको देखेंगे, बस मैं एक बार सोचने का तरीका आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तीसरा जो रीजन होगा, बुंदेलखंड के आसपास का रीजन। बुंदेलखंड के आसपास का रीजन कौन कौन सा, जो भी महोबा, ललितपुर, झांसी, ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी विंध्य के जो पठार है उसके समीप निर्मित है। और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो किससे निर्मित है, निस चट्टानों से निर्मित है। तो निस चट्टानों से निर्मित है, यानी यहाँ पर भी आपको खनिज प्राप्त होगा। और यहाँ पर कौन कौन से खनिज प्राप्त होंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था, सोचने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको सोचना है कि तराई क्षेत्र में कोई खनिज नहीं, यहाँ पर ये खनिज, यहाँ पर ये खनिज। ये आपको ध्यान देना है कि उत्तर लॉजिकल होना चाहिए, केवल विवरण न प्रदान करें। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए आंसर राइटिंग में, आपको क्या करना है, केवल विवरणात्मक नहीं बल्कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ आंसर देना है कि यहां पर इसलिए प्राप्त होता है, यहां पर इसलिए प्राप्त होता है, यहां पर इसलिए नहीं प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जलोढ़ निक्षेपों के कारण खनिज का अभाव, यहां पर सीधे बता देंगे, यहां पर जलोढ़ निक्षेप है, खनिज का अभाव है। ठीक है, दक्षिणी जिले सोनभद्र, छोटा नागपुर पठार होने के कारण यहाँ पे चूना पत्थर, डोलामाइट आदि मिलता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने दोबारा से मैप बनाया है उत्तर प्रदेश का सही से मैप, क्योंकि ये मैप आप देखेंगे बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुझे मैप आता नहीं था, मैं तो बस एग्जाम में आता तो मैं ऐसे स्क्वायर बना के चला जाता और यहाँ पे कुछ बना देता, यहाँ पे कुछ बना देता। ये भी बहुत गलत नहीं होता है, आपके पास एग्जाम में कम समय होता है तो एग्जामिनर इतना आपको छूट देता है। अब इस बात को समझिएगा, मैंने क्या बताया, ये खनिज बहुल जिला है, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, कुछ आपको नाम लिख देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मिर्जापुर में क्या पाया जाता है, सैंडस्टोन। ठीक है, सोनभद्र में क्या पाया जाता है, कोयला, सोना। हाल में ही आपको पता होगा सोना बहुत चर्चा में रहा था कि सोनभद्र में सोने की पहाड़ियाँ मिल गई, इसीलिए मैंने इमोजी भी बनाई। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था कि इतने 1000 टन मिला है कि यूपी का तो कई साल का बजट ही उससे ही निकल जाएगा और यूपी सरकार को अब सारे टैक्स वैक्स माफ कर देना चाहिए। बाद में पता चला कि ये कुछ नहीं था, बस एक फर्जी खबर थी। तो इस बात को समझिएगा। तो सोनभद्र आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता देना है कि कोयला, सोना ये मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि झारखंड के जो खनिज क्षेत्र हैं, खनिज संपदा से क्षेत्र है, वहां से यह सटा हुआ है, वहां पे यह स्पर्श करता है। फिर ललितपुर, ये जो ललितपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे तांबा, यूरेनियम, ठीक है, लोहा भी यहाँ पे मिलता है, लौह भी मिलता है। क्यों लौह मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे सिंगरौली आपने नाम सुना होगा, यहीं आसपास सिंगरौली है। ठीक है, इस कारण से आप इन चीजों की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, ये बात को समझना है कि जो मेन बॉडी है
उसमें आपको यही सोचना था, यही विवरण देना था, इसी तरह से आपको विवरण दे देना था। बेसिकली आप चाहें तो ये बना दें, आपको अगर बहुत अच्छा आंसर का प्रेजेंटेशन करना है तो आप केवल यूपी का एक मैप बना दें, यहाँ पे थोड़ा सा फैला रहेगा और ये सीधा रहेगा, यूपी का मैप बना दें, ये बनाए और यहाँ पे कुछ जिलों के नाम 1 2 3 4, कुछ जिलों के नाम 1 2 3 4, कुछ अयस्कों के नाम या फिर कुछ खनिजों के नाम, यहाँ पर कुछ खनिजों के नाम, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फ्लो डायग्राम में लिख दें। ठीक है, बस अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की क्या बात कर लेंगे, इंट्रोडक्शन में लिख देंगे भूगोल का उत्तर। ठीक है, इंट्रोडक्शन को कैसा देना है, जो भूगोल विषय से संबंधित हो। क्यों, क्योंकि ये जीएस पेपर 1 का प्रश्न है। तो कैसे देंगे, देखिए लॉजिक ही लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर में हिमालय या फिर आप लिख सकते हैं शिवालिक तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत से आबद्ध एक जलोढ़ मैदानी राज्य है। सिंपल यही इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर आगे चाहे तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, जलोढ़ राज्य होने के कारण, जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित होने के कारण इस राज्य में सामान्यतः खनिजों का अभाव मिलता है। फिर हालांकि जो खनिज प्राप्त होते हैं उसका विवरण निम्न है, ऐसा करें। और आप चाहें तो ये मैप बना के सीधे वहां पे 1 2 3 4 पॉइंट करके दिखा दें, या फिर आप 1 2 3 4 पॉइंट करके लिखें और मैप के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कर दें। इस बात को समझें कि मैप बनाना अनिवार्य है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको डिस्कशन कर दूंगा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न है, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बनाइए। इंग्लिश में एन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। ठीक है, आपको क्या बताना है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के बताने हैं। अच्छा ये बताइए, स्मार्ट एक सिटी है कि एक सिटी स्मार्ट सिटी है, उसमें कैसी अवसंरचना होनी चाहिए। अगर मैं सोचूं, मुझे उत्तर नहीं पता और मैं सोचने का प्रयास करूं तो मैं क्या सोचूंगा, यार यहाँ पे पानी मिलना चाहिए समयबद्ध। भाई शहर की सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए। ठीक है, ऐसे मैं सोचता हूँ रैंडम, रोजगार मिल जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। यही तो हमारी जो समस्याएं हैं गवर्नमेंट उसको सुन ले, यानी गवर्नेंस अच्छा मिल जाए। इसके अलावा क्या हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी मिल जाए। यही तो आप सोचेंगे, और क्या क्या सोच सकते हैं, और सोचिए जल्दी जल्दी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी मिल जाए। इसके अलावा अब क्या हो रहा है भाई, अब एक आवश्यकता और है, आपको जलवायु अच्छा मिले, मतलब हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट अच्छा मिले। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं नेसेसिटी हैं किसी भी शहर की। ठीक है, किसी भी शहर की ये चीज़ें जरूरत हैं। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की उपयुक्त व्यवस्था हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें आप कह सकते हैं जरूर किसी शहर की आवश्यकता है। अब इस बात को समझिएगा, स्मार्ट सिटी का जो अधोसंरचनात्मक तत्व है स्मार्ट, अगर मैं यहां से स्मार्ट हटा दूं और केवल सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व दूं, ये चीजें हो जाएंगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब मुझे आगे एक स्मार्ट ऐड करना है। अब बताइए मुझे, इसके आगे सब में मैं स्मार्ट लगा दूं, स्मार्ट लगा दूं, स्मार्ट लगा दूं, सब में स्मार्ट लगा दूं तो आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, सब में स्मार्ट लिख लिख के अपने उत्तर को खराब नहीं करना है। कैसे उत्तर में हेरा फेरी करनी है, कैसे शब्दों का चयन करना है, उसको देखिए, उसको मैं सिखाता हूं। एक जो इंपॉर्टेंट बात होगी ऐसे प्रश्न में, जब ऐसा प्रश्न आए और आपके दिमाग में कोई स्मार्ट सिटी की केस स्टडी हो, उसको यूज करें, केस स्टडी यूज करें। जैसे यहां पर मेरे पास आइडिया था, मेरे पास जबलपुर की एक स्मार्ट सिटी की केस स्टडी मेरे दिमाग में थी, क्योंकि जब मैं एथिक्स का पेपर 2018 में सॉल्व कर रहा था तो उसमें मैंने इसको काफ़ी बढ़ चढ़ के इसको यूज़ किया था। जबलपुर सिटी मुझे लगभग एकदम टिप्स से याद थी कि यहाँ पर स्मार्ट कूड़ा प्रबंधन, ठीक है, मोबाइल के थ्रू RFID लगा लगा के कूड़ा प्रबंधन होता है, और वहाँ पे आप लिखते रहें, उस केस स्टडी को एक बना दें, जबलपुर एज अ केस स्टडी, 50-60 शब्दों में उसको लिखें और जो मेन मेन बिंदु है उसको हाईलाइट कर दें। जैसे यहाँ पे ई-गवर्नेंस ऐप बनाया गया है, एक जबलपुर का स्पेशल ऐप है वो बनाया गया है। इन चीज़ों को आप देखें। ठीक है, अभी मैं आपको केस स्टडी पहले एक बार दिखा देता हूँ। आप देखें, यहाँ पे मैंने केस स्टडी ऑलरेडी खोल रखी है और इसको आप पढ़ेंगे, खुद से देखेंगे। जबलपुर स्मार्ट सिटी आपको गूगल सर्च करना है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी चीज़ें बता रखी है कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, एरिया डेवलपमेंट के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, देखिए सैनिटाइजेशन के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पूरा लिखा हुआ है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चर वेस्टेज, सारी चीज़ें क्लियर बताई गई हैं। एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हैं, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा ये जो फ्लो चार्ट है, आप चाहें तो इसको खुद एक फ्लो चार्ट बना लें और इसका यूज़ आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, खेल की सुविधाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर बताया गया है। सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, इंटेलिजेंट पोल लगाए गए हैं, CCTV कैमरा लगाया गया है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यही सारे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये क्लियर वही चीज़ें दी हुई हैं जो स्मार्ट सिटी में आप एक चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली एक क्लियर वही चीज़ लिखी हुई है। डेवलपमेंट ऑफ
नेचर रिजर्व, डुमना नेचर रिजर्व जबलपुर के आसपास है, उसको क्लियर बताया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बताई गई है। तो आप यहाँ से जबलपुर केस स्टडी है इसको एक बार पढ़ें और इसको 50-60 शब्दों में क्लब करने की कोशिश करें, मैक्सिमम 50 शब्द, क्योंकि जो 75 शब्द हैं वो आपका मूल अधिसरण रचनात्मक तत्व, प्रश्न की मांग क्या है, मूल अधिसरण रचनात्मक तत्व बताएं, वो आपको बता देना है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, सीधे सीधे इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, स्मार्ट सिटी का कोई परिभाषा लिखना चाहूंगा। अब देखिए स्मार्ट सिटी की कोई परिभाषा है नहीं भाई। स्मार्ट सिटी क्या है, मेरे लिए स्मार्ट सिटी वो स्मार्ट सिटी होगी जिसमें मुझे नेट की व्यवस्था दिन भर मिले, ठीक है, मेरे हर टेक्नोलॉजिकल टूल काम करें, घर बैठे मेरा सारा काम हो जाए, मेरे लिए ये होगा। एक किसान के लिए स्मार्ट सिटी क्या होगी, एक किसान के लिए स्मार्ट सिटी ये होगी कि उसका जो बनाया गया उत्पाद है वो मार्केट तक पहुंच जाए बिना खराब हुए, यानी उसको रेफ्रिजरेटर युक्त वाहन मिल जाए, उसको समय पूर्व सूचना मिल जाए कि यार जो फसल उगा रहा है, जिस वो फसल उगा रहा है उस पर कुछ खराबी ना जाए। तो आप कह सकते हैं ये बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव डिफिनीशन होगा स्मार्ट सिटी की, ठीक है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डिफिनीशन स्मार्ट सिटी की जो आप यूज कर सकते हैं, जो सबके लिए यूज कर सकते हैं, मैंने लिखी है यहाँ पर। स्मार्ट सिटी एक शहरी पारितंत्र है जिसमें उसके निवासियों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य भौतिक यानी फिजिकल, सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल एवं संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल अवसंरचना मौजूद हो। यानी अगर आप देखेंगे मैंने सारी बातें कर दी, जो मैंने ऊपर पानी वानी लिखा था, देखिए भौतिक अवसंरचना में पानी, बिजली, ये सारी चीजें आ गई, सड़क ये सब आ गई। सामाजिक अवसंरचना में क्या गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आर्थिक अवसंरचना में रोजगार आ गया, ठीक है, बिजनेस आ गया, ये सब आ गया। संस्थागत में क्या गया, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये सब आ गया। इसी चीज को आपको क्या लिख देना है, मूल अधिसरण रचनात्मक तत्व में लिख देना है। तो देखिए क्या क्या है मूल अधिसरण तत्व, मैंने 10 चीज पॉइंट किया है और बिल्कुल यही आपको सिंपल छाप देना है उठा के, आंसर कंप्लीट। पर्याप्त जलापूर्ति हो, आप चाहें तो यहाँ पे जो एक तरीका और है जो आंसर राइटिंग लिखने का, जबलपुर की केस स्टडी लिखें, उसमें एक पर्याप्त जलापूर्ति का पॉइंट लिखे और उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हो सकेगा अगर मेरे पास कभी टाइम रहा, चीज़ों जो मैंने सोच रखी हैं वो कवर हो गई, तो मैं कैसे आंसर राइटिंग को केस स्टडी के माध्यम से लिखते हैं, मैं वो तरीका भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। हालांकि ये जो तरीके हैं ये आपको जनरली नहीं मिलेंगे कहीं पे नेट पे, क्योंकि ये मेरे खुद के डेवलप किए गए तरीके हैं और इसका अभी मुझे पता भी नहीं चला है कि इसका कुछ फायदा बहुत हुआ है कि नुकसान हुआ है, इसलिए मैं आपको इन चीज़ों को डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली आप ब्रैकेट बनाए किनारे और ब्रैकेट में ऐसे आंसर को एक केस स्टडी के माध्यम से छोटे से दिखा दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि जो मैं अभी तरीका बता रहा था, क्योंकि अभी जब तक मार्क्स आ नहीं जाते हैं एग्जाम के मेरे, तब तक मैं इन चीज़ों पर चर्चा करने को अपने आप को योग्य नहीं समझता हूँ। तो देखिए पर्याप्त जलापूर्ति बताइए, दूसरा बताइए विद्युत और एवं ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। सतत, यहाँ पे सतत एक वर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट की जगह बार बार मैं बोल रहा था ना, स्मार्ट लिख दीजिए, जो आपको लग रहा है फीलिंग आ रही है उसके आगे स्मार्ट लगा दीजिए, तो स्मार्ट लगाने की जगह सतत लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो, स्वच्छता हो जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल हो। आपने देखा होगा जबलपुर में वो डायग्राम बना रखा है। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से बहुत चीज़ें होती है, तो रोजगार सृजन होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखी है, आप उसको देखिएगा। तो स्वच्छता जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल हो, दक्ष तथा वहनीय सार्वजनिक परिवहन हो, ठीक है, सस्ता भी हो और इफिशियंट हो, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। जैसे दिल्ली मेट्रो देखेंगे आप बिल्कुल टाइम पे रहती है, तो उस तरह का दक्ष हो, लेकिन वहनीय भी हो। भाई दिल्ली मेट्रो सामान्यतः थोड़ी महंगी मानी जाती है। पांचवा क्या है, वहनीय आवास मिले मुख्यतः गरीबों को, ठीक है, यानी जो गरीब हैं, यानी आप कह सकते हैं इस बात को, इस पॉइंट को समझिए, यानी स्मार्ट सिटी क्या होने चाहिए, इंक्लूसिव भी होने चाहिए। इंक्लूसिव मतलब समावेशी भी होने चाहिए, यानी वहनीय आवास के माध्यम से गरीबों का भी समावेशन हो, अंत्योदय के आधार पर काम कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी हो एवं डिजिटलीकरण हो, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत अनिवार्य है। आपने देखा होगा, अभी मैंने जबलपुर वाली दिखाई थी, उसमें लिखा था इतने सारे वाईफाई पॉइंट बनाए गए हैं। दिल्ली में आप देख रहे होंगे, आपने पटना में देखा होगा, हर जगह क्या बनाया जा रहा है, बहुत सारे वाईफाई पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। सुशासन हो वहाँ पर ई गवर्नेंस के द्वारा, अच्छा ई गवर्नेंस के द्वारा सुशासन हो, मतलब आपकी जो समस्याएं हो सबका समाधान आपको बैठे बैठे मिल जाए, ठीक है, सबका समाधान आपको बैठे बैठे मिल जाए। लेकिन नागरिक भागीदारी भी हो शासन में, ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट मतलब एक तरफा जो चाहे वो कर रही है, आपकी भागीदारी हो, यानी वहाँ पे आरटीआई, ठीक है, सिटीजन चार्टर, ये सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर पा रहे हो। सतत पर्यावरण हो, यानी आप कह सकते हैं स्वच्छ वायु, ठीक है, इसके अलावा क्या हो, प्रदूषण मुक्त हो, ये सब सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं लो इमिशन हो, या फिर आप चाहे तो ये तरह लिख सकते हैं न्यून कार्बन फुटप्रिंट,
ठीक है। न्यून कार्बन पदचिन्ह हिंदी में लिखते हैं इसको, चाहे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फुटप्रिंट। ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, इसको यूज करें। नवा, सुरक्षा हो। भाई स्मार्ट सिटी, देखिए सिटी की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है सिटीज की इंडिया में, सुरक्षा बड़ी खराब है, खास करके वुमेन सिक्योरिटी इंडिया की सिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो भी आप लोग जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बने, आपका पहला काम इस चीज को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि समाज की ये लोग एक तरह से हाशियाकृत वर्गों में आ जाते हैं। अपने अंदर की क्षमता होने के बावजूद ये सुरक्षा का जो फैक्टर होता है, इसके कारण जो इकोनॉमी में भागीदारी है महिलाओं की बहुत कम होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो जो स्मार्ट सिटी होगी, वहां के एक प्रमुख अवसंरचना क्या होगी, बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धों की सुरक्षा, ये भी एक होगा। और आप चाहें तो आपने देखा होगा अभी निर्भया फंड के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, उस पहल को चेक करें, ठीक है। लखनऊ पहला शहर बना है जिसने निर्भया फंड के अंतर्गत ये पहल शुरू किया है। इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा पहल आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। 10वां, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी स्मार्ट क्लासरूम हो, टेलीमेडिसिन आदि हो। तो आप देखेंगे मैंने लगभग 10 पॉइंट्स बता दिए और ये आपके आराम से 70-80 वर्ड्स में हो जाते हैं। अगर आप इसमें कुछ एग्जांपल्स और अपने सामने से पुट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको 1-2 लाइन लिख देते हैं, तो ये आपके 100 वर्ड्स के करीब पहुंच जाएंगे। तब आपको केस स्टडी लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं जनरली क्या करता, ये सारे पॉइंट लिखता, एक जबलपुर की केस स्टडी बना देता, और जब वहां पे ये वाले पॉइंट्स आते, जैसे मैं यहाँ लिखता कि जबलपुर में क्या किया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो मैं लिख देता सुरक्षा, यहाँ पे सुरक्षा उसको हाईलाइट कर देता, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुरक्षा। मैं लिख देता RFID आदि तकनीक के माध्यम से कूड़ा प्रबंधन, ठीक है। मैं उसको क्या करता, ऐसे ऐसे हाईलाइट करते हुए चल जाता, तो 60-70 शब्दों में बहुत अच्छा एक केस स्टडी भी हो जाता। और इसमें अगर आपने इस तरीके से आंसर लिख दिया, तो मुझे उम्मीद है अगर 8 मार्क्स का प्रश्न है तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न, अब देखिए 9वां प्रश्न, ये तो और बढ़िया प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी कीजिए। भाई जिस पे ऐसे आना चाहिए था 1200 से 1500 शब्द का, मतलब अगर मैं आपसे अभी कह दूं यार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊं, तो जितने लोग वीडियो सुन रहे होंगे वो लोग आराम से मुझे 1 घंटा लेक्चर दे सकते हैं कि इस वजह से होता है यार, ये प्रॉब्लम होती है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है, 50 चीज़ों ने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलेगा तो नीचे बाढ़ आ जाएगी तो किसान बेचारे कहाँ जाएंगे, किसान बेचारे कहाँ जाएंगे तो हम तो खाए बिना मर जाएंगे। 50 चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। अब ये भाई साहब जो यूपी PCS वाले हैं क्या पूछ रहे हैं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अच्छा, टिप्पणी यानी पूरा ओपन एंडेड प्रश्न। इंग्लिश में एक बार देखिए क्या लिखा है, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, 125 शब्दों में। ये बड़ी समस्या, आप क्या करें भाई 125 शब्दों में कैसे लिखें, इसकी स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 शब्दों में लिखने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आपको एकदम 2 लाइन की परिभाषा 20 से 25 शब्दों में, फ्लो डायग्राम में या फिर एक छोटे से पैराग्राफ में उसका कारण बताना होगा, छोटे से फ्लो डायग्राम में उसके प्रभाव बताने होंगे, जो आपको प्रभाव 1 2 3 4 याद आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लेन करने नहीं बैठ सकते, आपके पास 125 शब्द हैं और आपको सारा उत्तर के जो पार्ट हैं वो कवर भी करने हैं। तो आप क्या करेंगे, फ्लो डायग्राम में प्रभाव बताएंगे, उसके अलावा फ्लो डायग्राम में ही आप उपाय भी बताएंगे, क्योंकि एज एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम है अगर किसी चीज का नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो आपको उसको सकारात्मक बनाना होगा। इस बात को आपको अपनी जिम्मेदारी के माध्यम से समझना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। सिंपल, कुछ ज्यादा यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया, टाइम नहीं है हमारे पास, स्पेस नहीं है। मुझे भी पता है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं और आप कोई एक आदमी मुझे ज्ञान नीचे दे सकता है कमेंट सेक्शन में, सर 14.5 डिग्री भी टेम्परेचर है और ये बढ़ के 15 से 16 हो गया है, तो ये बड़ी समस्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आप ज्ञान दीजिए, बहुत जरूरी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप उसको जरूर बताइए। हाँ, मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको ये भी बात समझना होगा कि लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड टाइम में आपको आंसर करना है। मैंने बस यहाँ पे क्या किया, अपनी चीजों को ऑथेंटिसिटी यहाँ पर दे दी। तो देखिए क्या लिखा, आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पूर्व औद्योगिक काल के 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुकी है, जिसका प्रमुख कारण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। क्लियर बात बता दी। यहाँ पे आप चाहें तो मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे 1-2 पैराग्राफ लिख, मतलब 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। केवल कुछ नहीं करना, आपको ये ब्रैकेट बनाना है, यहाँ से एरो निकालनी है, यहाँ पे लिख देना है औद्योगिकरण, शहरीकरण, ठीक है, परिवहन इत्यादि से उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये आपको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये सेल्फ अंडरस्टूड है, मुझे उम्मीद है, और आपको सेल्फ अंडरस्टूड है, तो जो एग्जामिनर है उसको तो सेल्फ अंडरस्टूड होगा ही, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे सब में जो सबसे ज्ञानी महात्मा पुरुष हैं वो कौन है, जो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक कर रहा है।
ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। तो मैंने क्या बताया, बस सीधे एक लाइन की डिफिनीशन लिखी, आगे अपनी डिफिनीशन को एक ऑथेंटिसिटी दे दी, आईपीसीसी की रिपोर्ट। अच्छा, ये आईपीसीसी की कौन सी रिपोर्ट है? हाल में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट आई है, उसमें आईपीसीसी ने बोला है, आपको मन करे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आईपीसीसी की हालिया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट में, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगी। जो आपकी चीजें, आपके पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से वैलिड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रभाव बताने हैं, तो आप चाहें तो प्रभाव जनरल बता सकते हैं सीधे सीधे कि खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव, जैव क्या बोलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, 50 चीजें आप डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन आप उसको भी चाहें तो स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कि प्रभाव 2 तरीके होंगे, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से, एक होगा प्रत्यक्ष प्रभाव। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो प्रत्यक्ष प्रभाव होगा वो क्या होगा, जैव विविधता की हानि होगी। उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया, ब्रैम्बल के मेलोमिस एक चूहा है स्तनपाई, वो विलुप्त हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस बात को आप बता सकते हैं चाहे तो एग्जाम्पल के साथ। तो जैव विविधता की हानि हो रही है क्योंकि गर्मी हो रही है और गर्मी में ये लोग टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर चुका है, मैं ऑलरेडी, ये होता है वृद्धि दर, वाई एक्सिस पे हो गया वृद्धि दर किसी भी जीव जंतु की, और एक्स एक्सिस पे होता है कोई भी संसाधन मतलब उसको क्या आवश्यकता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं संसाधन की जगह लिख देता हूँ तापमान। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ ये जो जीव है इसको मैं प्रवाल भित्ति मान लूँ, या फिर मैं मान लूँ कोई चूहा है, या फिर मान लूँ मैं मानव ही है। ठीक है आप देखेंगे मानव भी एक निश्चित तापमान पे इसकी जो वृद्धि दर होगी वो ऑप्टिमम होगी। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया जाए, 120 डिग्री कर दिया जाए, या फिर आप 60 डिग्री कर दीजिए, तो मानव की प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ जाएगा, चूहों की प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रवाल भित्तियां तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाने लगी, यानी प्रवाल भित्तियां अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बहुत अच्छे से चल रही हैं और तापमान अचानक से बढ़ के समुद्र का 23 डिग्री हो जाए, तो प्रवाल भित्तियां तुरंत ही प्रवालों का विरंजन चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो ये ऑप्टिमम जगह थी, मान लीजिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो भी है, मान लीजिए इसको मैंने 23 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रवालों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे वृद्धि दर मान लीजिए बहुत ज़्यादा थी, 1000, ठीक है, प्रवाल पर डे, ऐसे समझ लीजिए वृद्धि दर थी। आप देखेंगे जो मैंने यहाँ तो टेम्परेचर कम कर दिया तो भी देखिए वृद्धि दर डाउन हो गई, टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पर चले गए, टेम्परेचर देखिए बढ़ा रहा हूँ, एक्स एक्सिस से आगे बढ़ रहा हूँ, तो भी वृद्धि दर आप देख सकते हैं कम हो जाएगी। यानी देख सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैव विविधता पर सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैंने उसी को पहला पॉइंट लिखा था, जैव विविधता में हानि। अच्छा, यही प्रश्न अगर 250 शब्दों में और 150 शब्दों में कम से कम होता तो मैं ग्राफ अवश्य बनाता, लेकिन यहाँ मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप ग्राफ बनाएंगे। जनरली हो सकता है अगले साल जो यूपीपीसीएस वाले हैं वो थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे यूज़ करिएगा। दूसरा, आपदाएं आएंगी सीधे सीधे, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ढेर सारी, उसको चर्चा कर दें। जल स्तर में वृद्धि होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स। ठीक है, आप देखेंगे मार्शल आइलैंड है, जो भी वहाँ पे प्रशांत महासागर के छोटे द्वीप समूह हैं, मालदीव ही है अपना। मालदीव क्या हो रहा है, समुद्र जल स्तर बढ़ने से डूबने की कगार पर आ चुका है, इसको बता दें। अप्रत्यक्ष क्या होगा, खाद्य सुरक्षा का संकट आ जाएगा। क्यों भाई, एक तो उत्पादकता गिर जाएगी सीधे सीधे, है ना। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 चाहिए तो कोट कर दीजिए, 2018-19 में क्या बोला, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर 15 से 20% की उत्पादकता में हानि हो जाती है। इस बात को आप चाहें तो चर्चा कर दें। और जब उत्पादकता में हानि होगी तो क्या होगा, खाद्य सुरक्षा पर संकट आ जाएगा। जलवायु शरणार्थी उत्पन्न होंगे, इसको बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स, IDPs इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है। जब हमारे पास शब्द कम होते हैं, ये मेरी मजबूरी है, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी मैं आपका इसमें कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ही है। 125 शब्दों में आप कैसे लिखेंगे, आप पूरा कैसे लिखेंगे, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग नहीं लिख पाएंगे। IDPs लिखिए, सामने वाले को समझ में आना ही चाहिए। पढ़ा लिखा भाई, जब हम पढ़े लिखे हैं, उनकी हमसे अपेक्षा है कि हम पढ़े लिखे हों, तो हमारी भी अपेक्षा है भाई जो हमारा कॉपी चेकर होगा वो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो है आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में लगभग 27 लाख, चाहे लिख दें आप लगभग 26 लाख क्या है, जलवायु शरणार्थी हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष में क्या होगा, रोगों में वृद्धि होगी। भाई आप देख ही रहे हैं भारत में और क्या पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कितनी तेजी से रोगों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको आप समझ में आ गई होगी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से आप पॉइंट्स को दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो एक पॉइंट और लिख दें, अर्थव्यवस्था का पॉइंट, ये छूट रहा था। अर्थव्यवस्था का पॉइंट क्या है, ILO के अनुसार अगर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो श्रम उत्पादकता में हानि होती है। कुछ डाटा दिया था, मुझे वो डाटा याद नहीं आ रहा था, तो केवल ये लिख दीजिए सिंपल, ILO के अनुसार श्रम उत्पादकता बढ़ने पर हानि होती है। ठीक है, अब उपाय क्या है ग्लोबल वार्मिंग से बचने का।
अच्छा, इस बात को समझिएगा, एक जो बेसिक अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपको एक बार बता ही दूँ। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पूछा है, यानी ऊष्मन हो रहा है, सीधे सीधे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसका इफेक्ट है। ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कॉज है ना। क्लाइमेट चेंज क्या है? इसका इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज आपको मिल रहा है, लेकिन प्रश्न में क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की गई है। तो आप कहीं भी आपको क्लाइमेट चेंज पे यूज नहीं करना। आपने देखा होगा मैंने केवल एक पॉइंट लिखा है, जलवायु में परिवर्तन। वो भी मैंने क्या लिखा है? जलवायु परिवर्तन नहीं लिखा है मैंने, बेसिकली आपदाएं लिखी हैं। इस बात को समझिएगा, ठीक है। ये बात मुझे लगा कि अभी ध्यान आया कि आपसे बता देनी चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रश्न ही गलत समझते हैं, और खास करके 2018 में जब मैं यूपीएससी दे रहा था, तो मैं डिस्कशन करूंगा कभी, अगर मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ फाइनल, तो मैं आपको ये चीज़ें सारी डिस्कशन करूंगा कि 2018 मेरी क्या कमियां थी, 2019 में मैंने उन कमियों को कैसे दूर किया, लेकिन इसके लिए मेरा सिलेक्शन बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो उस समय मैं क्या करता था, क्वेश्चन को ही जनरली गलत समझ जाता था। मतलब अभी भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मैं अब एकदम सबसे ऊपर उठ चुका हूं और मुझे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाते हैं। अभी भी ऐसा है कि अगर मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो 2 क्वेश्चन जनरली, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं गलत समझ जाता हूं, मतलब उसकी मीनिंग नहीं निकल पाती है कि वाकई में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो वो तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे इंटीग्रेट होंगे आंसर राइटिंग के साथ, आपकी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उपाय क्या होंगे? उपाय, पहला उपाय भाई, सतत विकास किया जाए, पर्यावरण आधारित ध्यान रखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे पेरिस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आदि का क्रियान्वयन किया जाए। 1-2 प्रोटोकॉल और लिख दीजिए, आपकी मर्जी की गाली लिख दीजिएगा मन करे तो। क्षतिपूर्ति विकासशील देशों को दी जाए। आपको पता होगा लॉस एंड डैमेज पर सुआ वार्तालाप चलता है, सुआ, इसको बोलते हैं सुआ वार्तालाप, लॉस एंड डैमेज पे, उसके बारे में पढ़िए। तो क्षतिपूर्ति दी जाए विकासशील देशों को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज नहीं, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा वही परेशान है। जागरूकता एवं भागीदारी दी जाए। भाई जो भी प्रभावित लोग हैं ना, उन लोग की इसमें पहली बात तो उनकी जागरूकता में वृद्धि की जाए, उनको बताया जाए कि यार आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, ठीक है, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए कि इस समस्या से कैसे मिलजुल कर निपटें, ठीक है। समस्या का अकेला समाधान नहीं होके मिलजुल के कैसे समाधान करें। फिर यहाँ पे लिखा है सीडीएम की जगह एसडीएम। अब एसडीएम वो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाले एसडीएम नहीं है, ये है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म यूज किया जाए। इसको आप शॉर्टकट में न लिखें, इसको फुल फॉर्म में लिखें। मुझे तो केवल समझाना था, इसके लिए मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा अब सीडीएम क्या है, एसडीएम क्या हो, तो सोचते सोचते परेशान हो जाएगा। जैसे कई चीजें हैं वो तो क्लियर दिखती है, जैसे आईडीपीज, उसको जनरली आईडीपीज बोला जाता है। सीडीएम एसडीएम मैंने चीजों को शॉर्टकट में आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जैसे एक बार मैं थोड़ा सा इस चीज को समझा देता हूँ। सीडीएम एसडीएम हो सकता है कहीं और प्रश्नों में आपके यूज आ जाए। देखिए अभी तक क्या था हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल यूज करते थे हम जलवायु परिवर्तन के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल में सीडीएम था, यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या करता है, यहां पे थोड़ा स्पेस लेके यहां पे समझाता हूं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये कहता है पूरे विश्व को कह दिया जाए, ऐसा है पूरे विश्व का एक कार्बन स्पेस अलॉट किया जाए, CO2 स्पेस बोलते हैं। मान लीजिए पूरे विश्व को एक सीमा दी गई, ठीक है, आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो आप 10 साल में 10,000 टन, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, 10,000 टन CO2 उत्सर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है, CO2 उत्सर्जित कर सकते हैं, ये स्पेस दे दिया गया है ना। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में ये प्रावधान था कि अगर आप इस 10,000 टन से मान लिया आप 11,000 टन उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, 11,000 टन उत्सर्जित कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफसेटिंग करनी होगी। जनरली आपने सुना होगा कार्बन ऑफसेटिंग और कार्बन स्पेस काफी चर्चा में रहते हैं, और ये प्रीलिम्स में भी एक प्रश्न बन सकता है। आपको ऑफसेटिंग करनी होगी। ऑफसेटिंग का मतलब 11,000 टन आपने उत्सर्जित किया, 1,000 टन आपने एक्स्ट्रा किया, 1,000 टन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसी प्रौद्योगिकी में निवेश करना होगा जो कि 1,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सेव करे, या तो आपको इसका पैसा चुकाना होगा। पैसा चुकाना होगा बेसिकली 1,000 टन का आप रुपया दे दीजिए, मतलब आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, पीपी, ठीक है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर आधारित आपको जुर्माना लगाना होगा, आपके ऊपर लगेगा। ये था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यानी आप देखेंगे इसमें नेट उत्सर्जन में कमी नहीं हो रही है, उत्सर्जन आप करिए, बस आपको क्या करना है, जुर्माना दे देना है। अगर मैं सीधे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जुर्माना दे देना है। लेकिन अभी जब पेरिस समझौता हुआ है, तो पेरिस समझौते के बाद क्या हुआ है, ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसको कहा जा रहा है कि अब इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म के रूप में लाया जाएगा। यानी आपको जुर्माना नहीं देना है, आपको किसी भी तरीके से वो उत्सर्जन ही कम करना है और इतना ही रखना है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये बात मैंने समझा दी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये चीज। प्रश्न संख्या 10, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब भाई साहब ये जो प्रश्न है पूरी तरह से ऑप्शनल ज्योग्राफी का प्रश्न है।
अच्छा, मुझे तो देखते मेरी आंखें एकदम खुल जाएंगी ऐसे प्रश्नों को देखते, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है वो लोग कैसे इस सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसका भौगोलिक विवरण कैसे देंगे। भाई सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब एक आम आदमी क्या समझेगा? अगर मैं अपने आप को अभी ज्योग्राफर से हटा दूं, मैं क्या समझूंगा? एक क्षेत्र की संस्कृति, और संस्कृति में अधिक से अधिक क्या पॉइंट सोचूंगा? यार वहां पे भाषा हो एक, ठीक है, भाषा हो। दूसरा क्या हो? वहां पर रहन सहन पहनावा का तरीका हो, कुछ जनजाति हो जो विशेष तरह की प्रक्रियाएं करती हो, यही तो मैं सोचूंगा अधिक से अधिक। बोली भाषा, कुछ उनके लिटरेचर हो, कुछ घूमने की जगहें हो। कल्चर मतलब हमारे मतलब तो यही है कल्चर का मतलब, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे क्लियर बात कह रहा है भौगोलिक विवरण, ठीक है, लेके इंग्लिश में पढ़िए, गिव अ जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन। यहाँ पे कल्चरल रीजन की बात कर रहा है। और कल्चरल रीजन, अगर आपने जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मुझे लगता है मेरी बात को वो ढंग से ज्यादा समझ पाएगा। कल्चरल रीजन आपने सुना होगा, रेटजेल का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण है कॉल साउर, ये आपको नाम नहीं यूज करना है, लेकिन आंसर राइटिंग में सेम ये लिखना है, बस आपको इनका नाम नहीं यूज करना है। क्यों? जब आप नाम यूज कर देंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का आंसर हो जाएगा। लेकिन जो कि प्रश्न ही इन्होंने इस तरह से बनाया कि यार अब क्या करें, आपको मन करे तो आप यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दिखने में लग रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रश्न है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण देना है। देखिए, सांस्कृतिक लेकिन भौगोलिक विवरण आपको देना है। सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण, इस बात को समझिएगा। तो क्या होता है सांस्कृतिक क्षेत्र, पहले ये समझा देता हूं ताकि आपको चीजें आसान हो जाए और आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है? एक प्राकृतिक पर्यावरण जो कि अगल बगल से अलग हो। मान लीजिए ऐसे मैं एक बात करूं, अगर ये पर्वत है, ये मैदान है, ठीक है, यहां पर एक पठार है, यहां पर मैदान है, ऐसे अगर मान लिया मैंने तीन तरह की स्थलाकृतियां मान लिया, ठीक है, ये पर्वत, पठार और मैदान। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये एक प्राकृतिक क्षेत्र अलग हो गया, पठारों की जो मैदान है इनकी विशेषताएं अलग हैं, पठारों की विशेषताएं अलग, यानी एक प्राकृतिक क्षेत्र ये हो गया, पर्वत की एक विशेषताएं अलग, यानी एक प्राकृतिक क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं? जलवायु, मृदा, वनस्पति। देखिए यहाँ पे हर चीज जो प्रकृति है इन तीनों की बेसिकली अलग अलग है, ठीक है, ये तीनों की अलग अलग है। यानी ये जो प्राकृतिक क्षेत्र है इसमें जब कोई मानव संस्कृति आके बस जाती है, यहां पर जो मानव संस्कृति आके बसेगी, यहां पर जो मानव संस्कृति आके बसेगी, और जो यहां पर मानव संस्कृति आके बसेगी, आप समझ सकते हैं अंतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो मानव संस्कृति बसेगी जो पहाड़ों पर, वो क्या करेंगे? वो आप देखेंगे शीत ऋतु में नीचे उतर जाएंगे, ग्रीष्म ऋतु में वापस चले जाएंगे पहाड़ों पर। गद्दी बकरवाल आप यहां से देख सकते हैं। पठारों पर जो लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कृषि नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पठार जनरली हार्ड होते हैं, तो कृषि में वहां पे समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? आप देखेंगे पशुचारण, चारागाह, ये सब करेंगे। जबकि मैदानों में लोग क्या करेंगे? कृषि खूब ढंग से करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तीनों का जो कल्चर है वो भी अलग अलग है। जो मानव संस्कृति यहाँ पे आ रही है वो तीनों जगहों पर अलग अलग काम कर रही है। इस बात से आप समझिएगा। तो अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट के रूप में समझाऊं कि प्राकृतिक पर्यावरण में अगर कोई मानव संस्कृति आ जाती है, कोई भी संस्कृति, जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग आए थे, चाहे जो लोग यहाँ पे उत्पन्न हुए थे, वही लोग ने क्या किया? एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया, यानी एक कल्चरल रीजन बनाया। और कल्चरल रीजन की क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी एक भाषा होती है, बोली होता है, कोई धर्म होता है, कृषि के तरीके भी होते हैं। देखिए, कल्चर में ही कृषि का तरीका भी एक कल्चर का पार्ट होता है। आप देखेंगे बिहू, पोंगल, जो भी ये त्यौहार है, ये किस लिए बनाए गए? कृषि के तरीकों से। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी कल्चर का एक प्रमुख कारण होता है। ये है समझने के लिए। लिखना आपको क्या है? लिखना आपको बेसिकली आप चाहें तो एक लाइन में डिफिनीशन ये लिख सकते हैं, किसी प्राकृतिक पर्यावरण में जब कोई मानवीय संस्कृति, विशिष्ट मानवीय संस्कृति प्रवेश करती है तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसकी भाषा, धर्म, कृषि के तरीके, अर्थव्यवस्था आदि समीपवर्ती क्षेत्र से अलग है। क्यों? क्योंकि वो रीजन है, एक कल्चरल रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात आप चाहें तो वहां पे चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए, यानी जो अब मेन बॉडी जो होगी, क्यों बोल रहा है? बुंदेल प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण देना है, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण, यानी आपको ये जो मेन बॉडी है इसमें आपको प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बुंदेलखंड की चर्चा करनी है, फिर समझाना है इस प्राकृतिक पर्यावरण के कारण एक सांस्कृतिक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो अब देखिए मैंने आंसर कैसे लिखा, सीधे बताता हूं। इसको आपको अरेंज कर लेना है अपने हिसाब से, क्योंकि अब चीज लेट हो रही है काफी और मुझे लगता है आंसर जल्दी जल्दी अब कंप्लीट करना चाहिए। बुंदेलखंड क्या है? उत्तर के मैदानों तथा विंध्य के पठार के मध्य स्थित
झांसी, महोबा, चित्रकूट आदि जिलों से युक्त एक क्षेत्र है, आप कह सकते हैं एक प्राकृतिक क्षेत्र है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ ये बता दीजिए। अगला पॉइंट, विंध्य की निच चट्टानों उच्च प्रदेशों में, जैसे बुंदेलखंड क्या है, दो भागों में है। एक आप कह सकते हैं एक उच्च प्रदेश है जो दक्षिणी भाग, वो किससे बना है, विंध्य की निच चट्टानों से बना हुआ है। जबकि जो उत्तरी भाग है, जो निम्न प्रदेश है, इसके निक्षेपित मैदानों से बने हुए हैं, जो कि गंगा यमुना के जो निक्षेपित मैदान है उसी का भाग है, वो बता दिया। ठीक है, बेसिकली मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो यहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण एक अलग प्राकृतिक पर्यावरण है। मृदा यहाँ पे कैसी है, कपासी काली, जिसको रेगुर भी कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा से नजदीक के कारण यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, इस बात को बता दिया। प्रमुख फसलें, अब मैं देखिए आ रहा हूं बेसिकली किस चीज पे, संस्कृति पे। मानव संस्कृति आ रही है, तो अब क्या कर रही है, देखिए अगला पॉइंट पे इन चीजों पे आ रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्रमुख फसलें चावल, बाजरा, कपास, गेहूं, अरहर, तिलहन, जो जो आप सोच सकिए सब होती है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगला, बुंदेली बोली मुख्यतः हिंदू अनुयायी हैं, तो भाषा और धर्म की भी चर्चा कर दी। ठीक है, अब आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप कुछ समस्याएं यहाँ पे चाहे तो बता सकते हैं। समस्याएं क्या है, बेसिकली बुंदेलखंड का क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। आप देखेंगे बुंदेलखंड एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। सूखा से हमेशा प्रभावित होता है, बात करी थी, कर्क रेखा के पास है, बारिश होती नहीं है ज़्यादा, कनेक्टिविटी का अभाव है इस क्षेत्र में। इसके अलावा भूमि निम्नीकरण एक प्रमुख समस्या है। आप देखेंगे जो मालवा के पठार का जो रामायण का जो फैलाव है वह इस क्षेत्र तक भी हो रहा है। ठीक है, मैंने ये बात बता दी। समाधान कुछ बता दूंगा। एक तो बुंदेलखंड पैकेज दिया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना आदि चलाई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को भी डिस्कस करें। आपको लग रहा है कि लेक्चर सर लॉन्ग हो जा रहा है तो ये भी बताएं, मैं चीज़ों को सीधे टू द पॉइंट डिस्कशन करके आगे बढ़ जाऊंगा। धन्यवाद।